किसान भाइयों नमस्कार। प्रिय किसान भाइयों, जैसा कि रोज ही हम आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी देते हैं, आज भी उसी तरह से गेहूं की उन्नत खेती के लिए क्या कुछ ज़रूरी कार्य हैं, कैसे आप इसको खरपतवार मुक्त रखें, कैसे इसमें उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ पे एक छोटी-सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी इसको चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, साथ ही साथ शेयर भी करें। यदि अच्छा लगे तो ही करें, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मैं आपसे। यदि आपको पसंद आए तो ही करें, क्योंकि हम रोज़ आपको खेती-बाड़ी से संबंधित कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर के आते हैं और वो जानकारियाँ आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होती है, जैसा कि आप लोगों के फीडबैक हमें मिलते हैं। आपके फीडबैकों के अनुसार हम आपको ये बात कह सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हम लोग एक खेत पर अभी विजिट कर रहे हैं, फील्ड विजिट के दौरान का ये वीडियो आप लोगों के साथ में बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊँगा कि गेहूँ में पहला पानी कब देना चाहिए। पहला पानी देने का जो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, वो माना जाता है बुआई के 21 दिन बाद। 1-2 दिन, 21 दिन का जो सीआरआई स्टेज होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रूट इनिशिएशन, यानी कि क्रांतिक अवस्था गेहूँ की 21 दिन बाद में इसमें हमको सिंचाई कर देनी चाहिए। 21 दिन पे पहली सिंचाई करेंगे तो पहली सिंचाई में क्या विशेष चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये बात जानने योग्य है। पहली बात जो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, वो है कि यदि आप जैविक रूप से गेहूँ तैयार कर रहे हैं तो जैविक में भी आप यूरिया की नत्रजन की कैसे पूर्ति करें, नत्रजन के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें डालनी है, वो आप ध्यान रखें। जैसे आप इसमें लोग वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद में हमारा जितने भी जो ये बनाते हैं यूरिया के सब्स्टिट्यूट जो होते हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं। खली भी यूज़ कर सकते हैं आप, नीम की खली, सरसों की खली, इससे यूरिया की आपूर्ति होती है। साथ ही साथ आप उसमें जीवामृत का प्रयोग करते रहें, घनामृत का प्रयोग करते रहें। लेकिन जो किसान भाई केमिकल के रूप में, मतलब जैसे कि ट्रेडिशनल खेती जो एक तरह से हम लोग जो करते थे वो जैविक रूप से करते थे, लेकिन आजकल हम हाईटेक की तरफ बढ़ने लगे हैं, तब से केमिकल का प्रयोग करने लगे हैं। तो जो भी किसान भाई केमिकल के रूप में जो खेती करते हैं, जैसे कि रासायनिक खेती जिसको हम कहते हैं, जो ज़्यादातर हमारे देश में वही हो रही है अभी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया आप जैसे खेत में पहले पानी में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो यूरिया आप कितना डालते हैं, ये आपके जो रिपोर्ट कार्ड आता है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत आप लोगों को मिले होंगे, और यदि नहीं मिले हैं तो आप लोगों को मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के जो सॉइल की जो प्रयोगशाला है, मृदा प्रयोगशाला, उसमें जाकर के आप ये जाँच करवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यदि जांच के आधार पर ही आप यूरिया का और उसका दूसरे जो पोषक तत्व है उनका प्रयोग करें। लेकिन जो हम एक एवरेज के आधार पर बता सकते हैं, हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मिट्टी के अंदर मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की जब हम बात करें तो जिंक की कमी हमारी मिट्टी में देखी जाती है। लगभग काफ़ी बड़ी संख्या, बड़ी जो क्षेत्रफल है, उसमें जिंक की समस्या से हम लोग जूझते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना है, आप लोग आपका जो 20 ईयर का जिसका 20 बीघा है, यानी कि 20 बिस्वा का 1 बीघा माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हेक्टेयर के हिसाब से, हेक्टेयर आप, क्योंकि बीघा की साइज अलग अलग हो सकती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो हेक्टेयर के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो 1 हेक्टेयर में आप 20 किलो जिंक, 1 हेक्टेयर में 20 किलो जिंक का प्रयोग करें। अब जिंक जो मैं बता रहा हूँ, 33% वाली जिंक का मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ, जो 33% में जिंक आती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो 1 हेक्टेयर में 20 किलो जिंक, उसके साथ 1 हेक्टेयर में आप लगभग 5 किलो माइक्रोराइजा, 1 हेक्टेयर में 5 किलो माइक्रोराइजा, और जो भी आप यूरिया देते हैं उसकी मात्रा लगभग आधी ले लें, क्योंकि यूरिया आप लोग बहुत ज़्यादा अनाधुंध प्रयोग करते हैं। वैसे तो सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के आधार पर करना चाहिए, लेकिन यदि आपके सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट किसी कारणवश नहीं आई है, तो जितनी आप यूरिया की मात्रा डाल रहे हैं उसको कम कर दें, और इन दोनों चीज़ों को मिला करके, जिंक और माइक्रोराइजा को यूरिया के साथ मिला करके खेत में आप इसका छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा, जब आप खेत में इसको छिड़केंगे, माइक्रोराइजा दानेदार फॉर्म में आएगा, जिंक पाउडर फॉर्म में आता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा, जिंक को यूरिया के साथ
ज़्यादा देर तक मिला करके ना रखें। यदि यूरिया के साथ जिंक को आपने ज़्यादा समय तक मिला करके रख दिया तो वो यूरिया को पानी में कन्वर्ट कर देगा और यूरिया पिघल जाएगा तो आप उसको खेत में नहीं डाल पाओगे। इसलिए जब आप उसको यूरिया जैसे आपने बाल्टी में भरा छिड़कने के लिए, तो उसमें से जिंक भी आप उसमें उसी प्रोपोर्शन में मिलाते रहें। जैसे यूरिया मिलाया उसमें जिंक मिला लिया और लगभग 10 मिनट में तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती, 10-15 मिनट तक तो नहीं पिघलता, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप रख देते हैं तो ये पिघल जाता है। आप इसके बाद यूरिया इसमें डालेंगे तो आप देखना आपके खेत की जो जिंक के साथ में माइक्रोराइजा डालोगे तो माइक्रोराइजा क्या काम करता है? माइक्रोराइजा आपकी जो पौधे की जड़ हैं उनको मजबूत करता है और जो मिट्टी में आपके जो फास्फोरस और दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में ला करके पौधे को उपलब्ध करवाने का काम करता है। तो वो आपके पौधे के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए काम करेगा। साथ ही साथ जो आपका दूसरा जो पोषक तत्वों में आप बात करेंगे जिंक है, तो जिंक फुटान का काम करता है। जिंक क्या करेगा? आपके पौधों में फुटान लेके आएगा और वो इतनी अच्छी फुटान लेके आएगा कि आपके एक एक पौधे से 20-25 यानी कि जब हमारे खेतों पे मैं देखता हूँ तो कई बार 25-30 से तक फुटान आराम से आपको गेहूं के अंदर दिखाई दे जाती है। लेकिन अभी पानी ना होने की वजह से मैं कुछ दिनों से गेहूं की फसल नहीं ले पा रहा हूं और जहां जिन किसानों को यहाँ पे बताते हैं वो सारे किसान जिसने भी उसको अडॉप्ट किया है वो सब के सब उसकी तारीफ करते हैं। जिसने एक बार जिंक का और माइक्रोराइजा का प्रयोग किया है वो किसान 100% अगली बार उसको रिपीट करता है। तो ये आपको करना है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों इसमें कि आप कभी भी जो पोषक तत्वों के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें कौन कौन से पोषक तत्वों को किस तरह से प्रयोग में लेना है और इसके साथ ही खरपतवार नाशी और खरपतवार नियंत्रण पे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से खरपतवारों को आपको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले तो गेहूं में आप लोग जहां तक हो सके खरपतवार जो निकालते हैं ये लगभग 30 दिन के अवस्था पर हम लोगों को करना चाहिए। 30-35 दिन की अवस्था पे हम लोगों के चालू कर देना चाहिए। और पहले इसमें जब खरपतवार आप निकालते हैं, जैसे पहला पानी दिया उसके बाद में खरपतवार पानी देने के बाद ही निकालें, क्योंकि पहले निकालोगे तो कुछ छोटा मोटा रह भी जाता है तो पानी देने से वो दोबारा हरा हो जाता है और पुनः आपके खेत में खरपतवार आ जाते हैं। इसलिए जब आपने पानी दे दिया, पहला पानी दिया, पहले पानी देने के बाद में आप खरपतवार निकालने का काम चालू करें। अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी मिट्टी के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए यदि आप हाथ से खुरपी की सहायता से खरपतवार निकालते हैं तो। लेकिन आजकल लोग फिर वही हाईटेक की पे आने लगे और लोग लेबर ना मिलना और कई कारणों की वजह से केमिकल का प्रयोग करने लगे हैं। अब जो केमिकल का प्रयोग करने लगे हैं खरपतवार नाशी के रूप में वो बहुत अनाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अनाधुंध प्रयोग ना करके सिर्फ उन्हीं केमिकलों का प्रयोग करें जो आपके लिए यूजफुल हो और उनकी जो डोज बताई जाती है, जो क्वांटिटी बताई जाती है, उससे ज़्यादा डोज आप अपने खेत में ना दें, नहीं तो ये आपकी मिट्टी के लिए भी हानिकारक होगा, आपकी फसल के लिए भी हानिकारक होगा और जब आप इस फसल के गेहूं को खाओगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक प्रभाव इसके दिखाई देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से केमिकल किस किस चीज़ के लिए प्रयोग करने हैं। जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि इसमें सरसों की क्रॉप मतलब खड़ी हुई है, जैसे बीच बीच में आप देख रहे होंगे गेहूं के बीच में सरसों के पौधे खड़े हुए हैं। सरसों इसमें खरपतवार नाशी खरपतवार का काम कर रहा है। खरपतवार होता क्या है? खरपतवार वो पौधे होते हैं जो अवांछित होते हैं, जिनको हम नहीं चाहते, नहीं चाहने के बाद भी वो उग जाते हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं। जैसे कि सरसों के गेहूं के खेत में यदि सरसों उग गई तो ये खरपतवार हो गई, लेकिन ये सरसों का खेत है, इसमें यदि सरसों उग रही है तो ये फसल के रूप में आ जाती है। यानी कि जैसे ही जगह बदली, जगह बदलते ही उसका मतलब चेंज हो जाता है, वो सरसों खरपतवार के रूप में यहाँ पे आ गई। तो अब इसमें क्या होता है, खरपतवार नाशी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेलेक्टिव, दूसरा होता है नॉन सेलेक्टिव। दूसरे दो तरह के और होते हैं, एक तो आएगा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी, एक होते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार नाशी। चौड़ी पत्ती वाले कौन कौन से आएंगे? जिनके चौड़ी पत्तियां होती हैं वो उनको ही, उन्हीं पौधों को मारते हैं। जैसे गेहूं की पत्ती सकरी है बिल्कुल, सरसों की चौड़ी है, तो इसको यदि आपको खेत में सिर्फ सरसों ही है, सरसों को ही मारना है, तो इसके लिए आप 2,4-D एस्टर 38% का 1 किलो 400 ग्राम यानी कि 1400 ग्राम आपको 1 हेक्टेयर जमीन के लिए पर्याप्त है यदि आपके चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो। और यदि इसके 2,4-D आपको नहीं मिलता है तो आप दूसरा ले सकते हैं, दूसरा आप इसमें मेटासल्फ्यूरॉन ले सकते हैं। और मेटासल्फ्यूरॉन आप इसमें जब यूज करेंगे मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल का, तो मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल आप 20 ग्राम WG में आता है और 20 ग्राम WG की 20 ग्राम दवा यानी कि सिर्फ 4 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट की यदि हम बात करें तो 4 ग्राम, और यदि व्यापारिक रूप से बात करें तो 20 ग्राम दवा आपके 4 बीघा खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को खत्म करने के लिए पर्याप्त है।
अब यदि आपके पौधों में, आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार नहीं है, सिर्फ सकरी पत्ती के जैसे जई है, गुल्ली डंडा है, गेहूं का मामा है, लेकिन चौड़ी पत्ती के नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करोगे? उस स्थिति में आप क्लोडिना कॉप प्रोपाइल क्लोडिना पॉप प्रोपाइल एक केमिकल है, 15% WP में 400 ग्राम क्लोडिना कॉप प्रोपाइल केमिकल 400 ग्राम आपके 1 बीघा खेत के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार, यानी कि सभी तरह के खरपतवार हैं। उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में आप सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WG प्लस मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% का 40 ग्राम दवा लेके आ जाओ। दोनों दवाओं को मिलाकर के आपको कितना लेना है? सिर्फ 40 ग्राम। कौन कौन सी? मेटासल्फ्यूरॉन प्लस सल्फोसल्फ्यूरॉन मिथाइल, दोनों को मिलाकर के 40 ग्राम दवा आप यदि आपके 4 बीघा के खेत में डालोगे, यानी कि 1 बीघा में 10 ग्राम, 4 बीघा में 40 ग्राम, 1 हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ, 1 हेक्टेयर में यदि 40 ग्राम आप ये दवा डालते हैं तो आपके खेत में सभी प्रकार के खरपतवार जो भी उगे हुए हैं उन सबका खात्मा हो जाएगा। सिर्फ आपके खेत में गेहूं खड़ा बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन करूंगा, आपके फीडबैक देते रहिएगा, जिससे कि हम लोग और सुधार कर सकें और अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकें। हमारा हमेशा एक एफर्ट रहता है कि आप लोगों को किस तरह से उपयोगी चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए और किसान भाइयों के हित में कुछ काम किया जाए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और राम राम साहब।